हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव की कक्षा गांव से ज्ञान तक। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। आज भौतिक विज्ञान डे 70 है ना। भौतिक विज्ञान के 17वें दिन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने संधारित्र पे क्या करा था, उसके श्रेणी और समांतर संयोजन के क्या करे थे, आंकिक प्रश्न किए थे। अब हम उन प्रश्नों के आगे, अब उन प्रश्नों को मैंने आपको बहुत बखूबी समझा दिया और जितने भी प्रश्न थे, मतलब जितने टाइप के एग्जाम में बन सकते हैं, जितने तरह के, वो सब मैंने आपको लगभग लगभग बता दिया। अब उसके आगे वाले टॉपिक्स करते हैं। इसमें कुछ डेरिवेशन वाले प्रोसेस है ना, कुछ एक्सप्रेशन है, कुछ चीज़ें हैं, कैसे वो आता है, फार्मूला कैसे बनता है, क्या उसके डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आज, है ना। तो उसके आगे एक दो चीज़ें और बच रही हैं, 1 से 2 क्लास का है वो, तो पहले हम उसे कवर कर लेते हैं, फिर और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उस पर कराऊंगा उस टॉपिक पे, है ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए डे 17 में आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। क्या है? एक संधारित्र में संचित ऊर्जा, एक संधारित्र के अंदर कितनी ऊर्जा संचित होती है, हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। संधारित्र के अंदर कितनी ऊर्जा संचित होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है संधारित्र, पिछले क्लासेस में हमने आपको बता रखा है। जैसे पंखे में कंडेंसर होता है, कंडेंसर वो एक तरह कैसा काम करता है, कैपेसिटर या संधारित्र का काम करता है। क्या होता है, ये अपने अंदर आवेश को इकट्ठा कर लेता है और जरूरत पड़ने पे सारे आवेश को एक साथ क्या कर देता है, एक साथ त्याग देता है। ठीक है। या एक साथ जरूरत पड़ने में, जिस भी डिवाइस में जरूरत है, पंखे को जरूरत है पंखों को दे देगा, कूलर में जरूरत है कूलर को दे देगा, आप लाइट जला रहे हो बल्ब जला रहे हो उसको क्या कर देगा, अपना सारा का मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी वो आवेश अपने अंदर जमा करके रखेगा, उसे एक बारी में क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है। या उसे एक बारी में सबके सब आवेश को निकाल देगा, जिससे हम काम करते हैं, पंखे कूलर ये सारी चीज़ें हमारी चलती हैं। ठीक है। अब संधारित्र के अंदर क्या है, कह रहे हैं कि जो एनर्जी स्टोर, जो एक संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है, वो होती कैसे है, किस प्रोसेस से होती है, क्या होता है उसका कारण कि उसके अंदर ऊर्जा संचित होती है, जिसकी वजह से वो हमें क्या देता है, आवेश प्रदान करता है। जब हमें जरूरत पड़ती है ना, एक बारी में हमें सारा आवेश क्या कर देता है, दे देता है। कैसे दे देता है समझिए। अब होता क्या है, अब उसके अंदर होता क्या है, ऐसा क्या करता है, जैसे देखिए मान लीजिए हमने पढ़ा था संधारित्र में क्या होती है, दो प्लेट्स होती है। ठीक है। दो प्लेट्स होती है। अब मान लीजिए इस पे कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज है। जैसे इनिशियल में क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आया, है ना, बैटरी आप लगाया, बैटरी ने फोर्स लगाया, इस प्लेट से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के आया। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, धनात्मक चार्ज। और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ऋणात्मक चार्ज। ठीक है, सपोज करिए। तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल के आया तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, धनात्मक आवेश, और यहाँ पे कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश। ठीक है। अब यहाँ पे अगला इलेक्ट्रॉन, अब अगला इलेक्ट्रॉन आना है, अब अगला इलेक्ट्रॉन आना है, इसको सामने क्या दिखेगा, ऋणात्मक। इसे सामने कैसा आवेश दिखेगा, ऋणात्मक आवेश दिखेगा। और इलेक्ट्रॉन को अगर सामने ऋणात्मक आवेश दिखेगा तो क्या होगा, वो जाने से डरेगा, है ना, मतलब उसे जाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद निगेटिव है ना, खुद ऋणात्मक है। और अगर उसे आगे सामने ऋणात्मक चीजें दिखेंगी तो उसे क्या लगाना पड़ेगा आपको, उसे रिपेल करेगा ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो अगर आपको फिर भी इलेक्ट्रॉन को वहां तक लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए बैटरी या कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ले जाने के लिए बैटरी क्या करती है, फोर्स लगाती है। बैटरी जब फोर्स लगाती है तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कैपेसिटर आपका जो भी संधारित्र है वो क्या होता है, चार्ज होता है। और जब इसके अंदर इस तरह से चार्ज स्टोर होता है, आप उसके लिए क्या कर रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो, तो वही कार्य उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसके अंदर किस फॉर्म में, संचित ऊर्जा के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। उसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है वो क्यों होती है, क्योंकि हम उसके जो प्लेट्स हैं उस पर हम आवेश देने के लिए क्या करते हैं, बैटरी के द्वारा कार्य करते हैं, और वो कार्य उसमें किस फॉर्म में आ जाता है, ऊर्जा के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि किसी संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में उसकी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर विद्युत आवेशों का स्थानांतरण शामिल होता है। ठीक है। तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक आवेश को स्थानांतरण करने के लिए क्या होता है, आवेश को स्थानांतरण हम करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, संधारित्र को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है ना, इसको आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है, इसकी किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह बैटरी द्वारा क्या कर जाती है, आपूर्ति की जाती है। तो जो संधारित्र होता है उसको आवेशित करने में, उसको आवेशित करने में बैटरी द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, जो कार्य किया जाता है, वही उसमें किस रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र की ऊर्जा। ठीक है। अब जरा से समझते हैं, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं कैसे निकलता है, क्या होता है वो चीज समझते हैं। आइए ध्यान से देखिए। कह रहे हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक, है ना, एक्सप्रेशन हमें निकालना है कि संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, किन बातों पर डिपेंड करती है।
मान लीजिए किसी टाइम पे, मान लीजिए इस पे कुछ धनात्मक चार्ज है, आवेश है ना, और इस पे क्या है, कुछ ऋणात्मक आवेश है ना। इस पे कुछ धनात्मक आवेश है एक प्लेट पे, और इस पे कुछ ऋणात्मक आवेश है। तो क्या कहेंगे हम शुरुआत में, शुरुआत में क्या है, अगर हम देखें प्लेट वन है ना, प्लेट वन पे हमारा कैसा है, धनात्मक आवेश है, और प्लेट टू पे हमारा कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। प्लेट टू पे कैसा आवेश है, ऋणात्मक। तो और इसकी जो धारिता है, इसकी धारिता को हमने मान लिया सी, इसकी धारिता को हमने कितना मान लिया सी, है ना। तो प्लेट की धारिता कितनी है, प्लेट की धारिता है सी, तो विभव कितना हो जाएगा, विभव कितना हो जाएगा, वी डैश बराबर, वी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में सी, आवेश अपॉन में धारिता। तो आवेश कितना है, क्यू है ना, कोई भी आइदर आवेश ले लें, कोई दोनों में से एक आवेश ले लें, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक से मतलब होता नहीं। हमें क्या करना है, कोई भी एक आवेश ले लिया है ना, तो विभव निकालने के लिए वी बराबर जितना उस पर आवेश होगा, क्योंकि दोनों पे बराबर होगा, बस एक पे धनात्मक होगा दूसरे पे ऋणात्मक, तो विभव कितना हो जाएगा, क्यू डैश बाई सी। ठीक है, अच्छा ये हमारे विभव आ गए। अब हमें क्या कराना है, अब मान लीजिए है ना, अब अगर कहाँ से, इस वाले प्लेट से, प्लेट टू से अगर यहाँ से कुछ धनात्मक है ना, मान लीजिए प्लस एक छोटा चार्ज डी क्यू हमने लिया है, छोटा चार्ज, अगर यहाँ से धनात्मक चार्ज निकलेगा तो यहाँ पे उतना ऋणात्मक चार्ज बढ़ जाएगा है ना। तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू डैश तो पहले से थी, अब कितना हो जाएगा, माइनस डी क्यू, माइनस कितना हो जाएगा डी क्यू। मान लिया हमने यहाँ से एक छोटा आवेश डी क्यू है ना, धनात्मक आवेश यहाँ से निकला, और जहाँ से धनात्मक आवेश निकलता है वहाँ पे कैसा आवेश आ जाता है उस प्लेट पे, ऋणात्मक। तो पहले से माइनस क्यू था, अब कितना हो जाएगा, माइनस डी क्यू। तो यहाँ सामने धनात्मक आवेश दिख रहा है, अगर इस प्लेट से एक धनात्मक आवेश निकल के इधर आना चाहता है तो अपने आप तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर उसको सामने धनात्मक दिख रहा है और धनात्मक ही जाना चाहता है तो अपने आप तो जाएगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैटरी के द्वारा आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी कुछ ऊर्जा लगाती है जिससे प्लेट दो से कुछ धनात्मक आवेश प्लेट वन की तरफ आने लग जाता है। तो इसमें क्या होगा, कुछ कार्य भी होगा। ठीक है, तो पहले क्या करें, अब अगर प्लेट दो से डी क्यू आवेश बैटरी द्वारा प्लेट वन पे भेजा जाए, प्लेट वन पे भेजा जाए तो क्या होगा, तो कितना वर्क डन होगा, तो किया गया कार्य, किया गया, अब किया गया कार्य क्या होगा, छोटा सा कार्य होगा, और वो किसके बराबर होगा, है ना, कार्य बराबर क्या होता है ना, कार्य बराबर क्या होता है, हमें पढ़ा है क्यों, वी बराबर क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू अपॉन में आवेश है ना। तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, जितना विभव है और जिस आवेश को आप लेके जा रहे हैं, तो विभव कितना है, विभव कितना है वी डैश है ना, विभव कितना है वी डैश, विभव कितना है वी डैश, किस आवेश को आप लेके जा रहे हैं, डी क्यू आवेश को, क्या कर देंगे डी क्यू से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया आपका छोटा कार्य। तो हमने कहा पहले इन पे कुछ आवेश थे, उसके बाद हमने एक छोटे आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। तो हमने देखा अगर छोटे आवेश को लेके जाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, जितना उसका विभव था उसके बराबर क्या करना पड़ेगा, उसमें अगर हम जितने आवेश को लेके जा रहे हैं उसका गुणनफल कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। अब आगे देखिए, अभी स्मॉल कार्य है ना, छोटा कार्य, अगर हम करें टोटल वर्क डन निकालें है ना, कुल कार्य, कुल कार्य का मतलब पहले मान लीजिए अनावेशित था, तो कितना आवेश था, जीरो, जीरो से कितना तक, क्यू तक ले जाने में है ना। तो कुल कार्य क्या होगा, पहले दोनों 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 जो प्लेट हैं वो अनावेशित हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं है, तो उन पे आवेश कितना होगा, जीरो। और उसके बाद आप उस पर टोटल आवेश कितना लेके जाना चाहते हो, क्यू तक, 5 जूल 10 जूल, तो कहाँ से कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, जीरो से लेके क्यू तक। या फिर 5 जूल लेना चाहते, सॉरी 5 कूलम ले जाना चाहते हो तो जीरो से लेके कहाँ तक, 5 कूलम। 10 कूलम ले जाना चाहते हो तो कहाँ से आएगा, जीरो से लेकर 10 कूलम तक आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जीरो से क्यू तक है ना, इसमें आवेश कितना आ जाएगा, जीरो से क्यू। अब जीरो से क्यू आएगा तो जो टोटल वर्कडन होगा वो छोटे वाले कार्य का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब यहाँ आप देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, जीरो से हमें क्यू तक ले जाना है। पीछे हमने देखा
जो स्मॉल वर्क डन हमारा है वो किसके बराबर है, वी डैश डी क्यू के बराबर है ना, किसके बराबर, वी डैश डी क्यू के बराबर। अब इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे 0 से क्यू है ना, वी डैश कितना आ गया, वी डैश की जगह क्यू डैश बाई सी है, वी डैश की जगह आ गया क्यू डैश बाई सी डी क्यू। अब यहाँ से देखिए सी बाहर ले लीजिए है ना, तो क्या बचेगा, क्यू डैश डी क्यू, 0 से क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए है ना, क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों डी क्यू के रिस्पेक्ट में, तो 1/c ये कितना हो जाएगा, क्यू डैश स्क्वायर अपॉन में 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कितना, क्यू तक, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब इंटीग्रेशन कर दिया, 2 बाहर आ गया तो कितना हो गया, 1 अपॉन में 2c हो गया। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो क्यू स्क्वायर, फिर नीचे वाली क्यू की जगह लिमिट रख देंगे तो 0 का स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर और 0 स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे क्यू स्क्वायर तो बेसिकली कितना आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, ये आ गया क्या, कि अगर अनावेशित अनावेशित प्लेट है और उस पर आवेश हमें स्थानांतरण कराना है एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, तो बैटरी के थ्रू कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य किसके बराबर आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। और यही कार्य उस संधारित्र में, उस धारित्र में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में है ना, किस फॉर्म में संचय होता है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा इसकी कितनी हो जाएगी, देखिए कह रहे हैं ये वाला जो कार्य है ना, ये वाला कार्य ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई। अब यहाँ से रिलेशन है, हमें डिफरेंट डिफरेंट पता है, क्योंकि Q बराबर कितना होता है, सी वी, तो U बराबर फार्मूला कितना आ जाएगा, Q की जगह सी वी रख दीजिए, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एक सी से सी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। अगेन क्योंकि अब Q को रिप्लेस करा था, अब C को रिप्लेस कर दीजिए, C बराबर क्या होता है, Q बाई वी, यहाँ कितना आ जाएगा, Q अपन में V ऊपर चला जाएगा, एक Q से Q कट जाएगा, तो U बराबर कितना आ जाएगा, हाफ Q बाई वी, वी ऊपर चला गया, एक Q से Q कट गया तो कितना आ गया, हाफ क्यू वी, कितना आ जाएगा, हाफ क्यू, ठीक है। या यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखेंगे सी की जगह क्यू बाई वी, वी से एक वी कट जाएगा, कितना बचेगा, क्यू इंटू वी। 3 फार्मूला हो गए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, जो स्थितिज ऊर्जा हो गई, जो स्थितिज ऊर्जा उसकी हो गई, वो कितनी हो गई, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 क्यू, ठीक है। तो ये इसकी क्या आ गई, स्थितिज ऊर्जा, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हाँ यहाँ से कर लीजिए फटाक से, एक बार देख लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, अब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जैसे हमने पीछे पढ़ा था, हमने संधारित्र का श्रेणी संयोजन पढ़ा, समानांतर संयोजन पढ़ा, ठीक है। कह रहे हैं अगर श्रेणी संयोजन में अगर बहुत सारे संधारित्र हैं, अगर वो श्रेणी संयोजन में लगे हैं तो उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो क्या करें, अगर संधारित्र आपके चाहे श्रेणी संयोजन में लगे हों चाहे समानांतर संयोजन में लगे हों, है ना, दोनों केस में क्या होगा, जो स्थितिज ऊर्जा होगी उनके जो अलग अलग जो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हो उनका क्या कर देंगे, योग कर देंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पे फार्मूले में लिखा गया है ना, जैसा कि यहाँ फार्मूले में लिखा गया, क्या लिखा गया फार्मूले में, समझिए कह रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों में जो संचित ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है, अगर कुल संचित ऊर्जा निकालेंगे तो हर एक संधारित्र की जो संचित ऊर्जा होगी उसका क्या कर देंगे, योग। जैसे मान लीजिए इस तरह से श्रेणी क्रम में कई सारे आपके संधारित्र लगे हैं, है ना, एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, V प्लस माइनस C1 C2 C3, इसकी ऊर्जा मान लीजिए हो गई, इसकी ऊर्जा हो गई U1, इसकी ऊर्जा हो गई U2, इसकी ऊर्जा कितनी हो गई, U3, है ना। तीनों संधारित्र की अलग अलग ऊर्जा है तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, सम कर देंगे। अगर समानांतर संयोजन है, समानांतर क्रम में संचित ऊर्जा, तो उसका भी क्या करेंगे, समानांतर संयोजन में कैसे निकालते हैं, समानांतर संयोजन में इस तरह से लगा दीजिए, ठीक है, और इस तरह से हमने लगा दिया बैटरी के साथ, ठीक है। अब ये हो गया C1 C2 C3, यहाँ भी जो इनकी अलग अलग स्थितिज ऊर्जा होगी उसका क्या कर देंगे, सिंपली योग कर देंगे, तो वो आपको क्या दे देगा, कुल ऊर्जा। तो क्या करेंगे, अगर कुल ऊर्जा आपको निकालनी है, कुल संचित ऊर्जा निकालनी है, चाहे वो श्रेणी क्रम में हो चाहे समानांतर क्रम में हो, कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, टोटल जो उनकी अलग अलग ऊर्जा होगी उसका क्या कर देंगे, सिंपली योग।
जैसे किसी के 2 जूल है, किसी के 4 जूल है, किसी के 6 जूल है। अब 2 4 6 कितने हो गए? 12। अब 12 जूल जो होगा, चाहे वो समानांतर में लगे हों चाहे श्रेणी में लगे हों, कुल स्थितिज ऊर्जा उनकी कितनी हो जाएगी? 12 जूल हो जाएगी। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा के समानांतर और श्रेणी क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बात देखते हैं। अगली चीज क्या लिखी है? कुल ऊर्जा संधारित्रों की श्रेणी और समांतर दोनों प्रकार के संयोजन में क्या होती है? योगात्मक। तो मतलब चाहे श्रेणी संयोजन की आप बात करें चाहे समानांतर संयोजन की बात करें, जो कुल ऊर्जा होगी वो उनके अलग अलग ऊर्जा का क्या होगा? योग के बराबर होगा। ठीक है, नोट डाउन करें जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता है ना? क्या होता है आवेशों का पुनर्वितरण, कैसे होता है, कैसे? समझिए, ध्यान से देखिए। शुरुआत में मान लीजिए हमारे पास 2 गोले हैं। हमारे पास 2 गोले हैं, ठीक है। 2 मेटेलिक गोले हैं, इंसुलेटर स्टैंड पे हमने खड़ा कर दिया। 2 मेटेलिक गोले हैं, इनको इंसुलेटर स्टैंड पे खड़ा कर दिया। ठीक है, शुरुआत में इनिशियली ये हमारा हो गया Q1 Q2, है ना? देखिए शुरुआत में क्या हुआ? क्या चीज़ शुरुआत में, जरा समझिए। शुरुआत में ये गोला ए है और ये गोला बी है। शुरुआत में गोला ए के लिए, एक पे मान लीजिए उसकी धारिता कितनी है? C1। ठीक है, उस पे आवेश कितना है? Q1। उसका विभव कितना है? बी वाले गोले का कितना हो जाएगा? C2 Q2 और कितना हो जाएगा? V2। ठीक है, तो शुरुआत में इनके हमें दिया है इसकी धारिता कितनी है, कितना ये आवेश अपने अंदर संचित कर सकता है, कितना उस पर आवेश दिया गया है, उसका विभव कितना है, ये हमें दोनों गोलों के बारे में पता है। तो गोले ए का हो गया C1 Q1 V1, गोले 2 का हो गया C2 Q2 V2। इसके बाद क्या किया हमने? इसको कनेक्ट कर दिया, है ना? हमने इसे सपोज करिए वायर से क्या कर दिया, ठीक है। तो क्या करा? तार से जोड़ने के बाद, तार से जोड़ने के, अब तार से जोड़ने के बाद क्या होगा? जब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, दो दो आपके कैसे हैं? 2 धातु के गोले हैं, उनको जब आप कनेक्ट करिएगा और दोनों पे आवेश है, तो ऑब्वियसली जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो आवेश का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। अब बात ये होती है आवेश कहाँ से कहाँ जाएगा, आवेश कौन से गोले से किस गोले पे जाएगा, कितना जाएगा, ठीक है, और आवेश कब तक जाएगा। ठीक है, अब इन सब बातों पर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने कह दिया इस पे 10 जूल आवेश है, इस पे 5 जूल आवेश है। ठीक है, मान लीजिए ए गोले पे 10 जूल आवेश है, बी गोले पे कितना जूल आवेश है? 5 जूल आवेश है। अब आप बताओ, आप दिमाग में अपने सोचो कि कौन से गोले से कौन से गोले पे आवेश जाएगा। इस पे मान लिया हमने एग्जांपल के लिए, इस पे 10 जूल आवेश है और इस पे कितना है? 5 जूल आवेश है। ठीक है, 10 जूल है, उस पे कितना है? 5 जूल। अब आपको बताना है कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ आवेश जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा, ये आपको बताना है ना? फिर समझिए, हमने कहा इस पे 10 जूल आवेश है, इस पे कितना जूल है? 5 जूल आवेश है। हमने इन दोनों को जोड़ दिया, हमने इन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब आपको बताना है कि जब इन दोनों को जोड़ दोगे आप, तो कौन से वाले गोले से कौन से गोले पे आवेश जाएगा। अब आपके दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ए वाले से बी वाले में जाएगा, ए पे आवेश ज़्यादा है तो वो अपना आवेश उसको दे देगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर बी से ए में आएगा, अब बी से ए का लॉजिक नहीं पता है ना। तो अब आप सोचिए, आप अपने दिमाग में सोचिए, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ, पॉज करके आप सोचिए, थिंक करिए, ठीक है। उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ, उस पर देखिए, ध्यान से समझिए क्या होता है। अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। मान लीजिए आपके ग्राउंड फ्लोर पे एक मैंने टैंक रख दिया, ग्राउंड फ्लोर पे एक टैंक है, एक यहाँ पे टैंक, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे एक टैंक है, एक ऊपर टैंक है। ये वाला टैंक मैंने इतना भर दिया और ये वाला टैंक मैंने इतना भर दिया, ठीक है। अच्छा, ये पूरा भर दिया हमने, ये पूरा टैंक भर दिया, समझिएगा, ये वाला सिर्फ इतना भरा, ठीक। अच्छा, अब मैंने एक पाइप लिया, है ना, एक पाइप लिया। अब एक पाइप से कनेक्शन कर दिया इसमें, एक पाइप से कनेक्शन कर दिया, ठीक है, कहीं से भी कर दो, पाइप से कनेक्शन कर दिया। अब देखो इसमें पानी तो ज़्यादा है, इसमें पानी कम है। क्या इससे इसमें पानी चला जाएगा? क्या ऊपर वाले में पानी चला जाएगा बिना किसी चीज़ के, है ना? आपने कुछ करा नहीं, बस इसको इससे कनेक्ट कर दिया, क्या पानी जाएगा? यही एक दूसरी सिचुएशन है ना। अगर मान लीजिए इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, अब ये वाला रास्ता पॉसिबल है या ये वाला रास्ता पॉसिबल, कौन सा सही है आप बताइए। एक टैंक ऊपर रखा है, एक नीचे रखा है।
ऊपर वाले से नीचे वाले को कनेक्ट किया और नीचे वाले से ऊपर वाले कनेक्ट किया। अब पानी किससे किस में जाएगा, नीचे वाले से ऊपर में जाएगा, ऊपर वाले से नीचे में आएगा, ये आपको सोचना। तो हमें पता है कि सर चाहे ऊपर ज़्यादा हो चाहे कम, अगर पानी ऊपर वाले टैंक में है तो पानी ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे। ऑब्वियसली क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि इसका विभव क्या है, ज़्यादा है ना। जो चीज़ ऊपर होती है, हाइट पे होती है, उसका पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है, विभव क्या होता है, ज़्यादा। तो जिसका विभव ज़्यादा होगा, जिसका विभव ज़्यादा होगा उससे दूसरे वाले में आएगा। ये मतलब नहीं रखता कि कौन से टैंक में पानी ज़्यादा है। अगर जो चीज़ हाइट पे है तो वहाँ से पानी हमेशा नीचे आएगा, चाहे उसमें भले ही पानी कम हो। लेकिन जो टैंक नीचे है, भरा हुआ है, उससे ऊपर पानी नहीं जा सकता, भले उसमें कितना भी पानी भरा हो। क्लियर है। तो यही केस। तो सर आवेश से हम नहीं बता सकते, आवेश से नहीं बता सकते कि किस में आवेश स्थानांतरण होगा। हम किस से बता सकते हैं, विभव से। जिसका विभव ध्यान होगा उससे कम वाले विभव में क्या होगा, स्थानांतरण होगा। लेकिन हम ये नहीं बता सकते, आवेश के बलबूते पे हम नहीं बता सकते किसमें कितना जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझ। चलिए, तो अब क्या करेंगे, आप समझिए। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, तार से जोड़ने के बाद, तार से जोड़ने के बाद मान लीजिए इन पे आवेश स्थानांतरण होने लगा है ना, आवेश स्थानांतरण होने लगा। अब क्या होगा, अब ए पे क्या हो जाएगा और बी पे क्या होगा, क्या चीज नहीं बदलेगी, इन दोनों की धारिता नहीं बदलेगी, ये यही रहेगी। ठीक है, विभव क्या हो जाएगा दोनों का, क्योंकि देखिए कब तक आवेश का स्थानांतरण होगा, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। आवेश से कोई मतलब नहीं है, दोनों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो उनमें आवेश का स्थानांतरण शुरू हो जाएगा। और ये स्थानांतरण तब तक चलेगा जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये स्थानांतरण तब तक होगा सर जब तक इसका भी विभव v ना हो जाए और इसका भी विभव v ना हो जाए। ठीक है, दोनों का विभव कितना हो गया v। आवेश बताइए, पहले कुछ आवेश था दोनों पे, लेकिन विभव की वजह से स्थानांतरण होगा तो आवेश में बदलाव आएगा। इस पे मान लिया हमने Q1 डैश और इस पे हमने मान लिया Q2 डैश, है ना। इस पे हमने मान लिया Q1 डैश, इस पे हमने कितना मान लिया Q2 डैश। तो दोनों पे स्थानांतरण होगा, तो एक पे हमने मान लिया Q1 डैश, दूसरे पे हमने कितना मान लिया Q2 डैश। कब तक स्थानांतरण होगा, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये था आपका आवेशों का पुनर्वितरण। अब ये आवेश इस तरह से वितरित होंगे। अब क्या होगा, कैसे होगा, किस बात पे डिपेंड करेंगे, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो, एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए देखिए, चलो कहते हैं कि कुल आवेश जो होता है, किसी भी चीज का कुल आवेश जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। लाइक जो आवेश का लेन देन है, जैसे मान लीजिए इस पे 5 जूल था, इस पे 10 जूल, दोनों का मिला के कितना है, 15 जूल। बाद में भी जब इनके बीच लेन देन हो जाएगा, बाद में भी दोनों का मिला के कितना होगा, 15 जूल। अब वो 15 जूल कैसे हो सकता है, एक पे 1 हो जाए, दूसरे पे 14 हो जाए, एक पे 2 हो जाए, दूसरे पे 13 हो जाए, एक पे 8 हो जाए, दूसरे पे 7 हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है। बट दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, है ना। तो आवेश का जो आवेश क्या रहते हैं, किसी भी सिस्टम का जो पूरा आवेश होता है वो नियत रहता है। ठीक है, तो कैसे, तो हम कहेंगे आवेश संरक्षण सिद्धांत से, आवेश संरक्षण सिद्धांत से, क्या, पहले जो कुल आवेश था Q1 प्लस Q2, बाद में भी क्या रहेगा, ये बराबर रहेगा, है ना, पहली चीज। दूसरा, दोनों का जो विभव होगा, अब दोनों का हमने क्या कहा, विभव दोनों का क्या हो गया, समान, है ना। तो दोनों का एक समान जो विभव है, दोनों का एक समान विभव, एक समान विभव कैसे निकालेंगे, अच्छा V बराबर कुल आवेश अपॉन में क्या होती है, कुल धारिता, कुल धारिता। कुल आवेश कितना हो जाएगा, बाद में कुल आवेश कितना हुआ, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, अपॉन में कुल धारिता कितनी हो गई, C1 प्लस। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमें पता जो बाद में दोनों पे आवेश है, जो बाद में दोनों पे कुल आवेश है वो पहले वाले कुल आवेश के क्या है, बराबर। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो ये हो गया हमारा एक समान जो दोनों पे विभव है उसका फॉर्मूला। तो पहले जो दोनों पे आवेश था उसको ऐड कर दीजिए, आपको पता है कैसे विभव कुल निकालना है, जब उनको हम कनेक्ट कर दें तो कुल विभव कितना होगा। तो जो उन पे आवेश है उनका सम कर दीजिए, जो उनकी धारिता उससे क्या कर दीजिए, कुल से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है,
अच्छा, अब जरा देखिए, बाद में जो इनमें तार जोड़ने के बाद जो आया था, देखिए जरा ध्यान से, तार जोड़ने के बाद, तार से जोड़ने के बाद क्या आया था, ए पे क्या क्या था, C1 Q1 डैश, बी पे क्या क्या था, C2 Q2 डैश। इनमें अगर रिलेशन देखा जाए, है ना, तो V बराबर क्या होता है, QC, तो Q1 डैश C1। इस पे अगर देखा जाए तो V बराबर कितना आ जाएगा, Q2 डैश C2। क्योंकि हमने कहा देखो, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है ना, धारिता, आवेश और विभव में क्या रिलेशन होता है, V बराबर Q1 डैश C1, V बराबर Q2 डैश C2। दोनों का विभव क्या है, एक समान, दोनों का विभव क्या है, एक समान। अगर दोनों का विभव एक समान है तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी आपस में बराबर, तो Q1 डैश C1 बराबर क्या हो गया, Q2 डैश C2। अब यहाँ से हम देखेंगे Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो कितना आएगा, तो क्या हो जाएगा, Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश बराबर कितना हो जाएगा, C2 अपॉन में C1 बराबर कितना हो जाएगा, C2 अपॉन में, ये हो गया है ना। तो Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश बराबर कितना हो गया, C2 बाई C। क्लियर है, देख लीजिए आराम से। तो हमने क्या क्या निकाला यहाँ से, हमने एक तो निकाला जब दो आवेशित गोलों को एक दूसरे से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो उस पे संरक्षण से कितना हो जाएगा, जो पहले दोनों पे आवेश था वो बाद वाले आवेश के सम के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। पहले टोटल आवेश और बाद वाला टोटल आवेश दोनों बराबर होगा। दोनों पर जो एक समान विभव आएगा वो किसके बराबर होगा, वो क्या होता है, कुल आवेश अपॉन में कुल धारिता। तो क्या हो जाएगा, बाद में कुल आवेश कितना था, Q1 डैश Q2 डैश अपॉन में कितना हो गया, C1 प्लस C2। बाद में कुल आवेश कितना हो गया, सॉरी पहले कुल आवेश कितना, क्योंकि बाद वाला और पहले वाला आवेश कुल बराबर है, तो इसकी जगह कितना रख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 अपॉन में कितना रख सकते हैं, C1 प्लस C2, है ना। अच्छा, तार जोड़ने के बाद क्या हुआ, तार जोड़ने के बाद इन तीनों में क्या रिलेशन आया, V बराबर Q1 डैश C, V बराबर क्या आ गया, Q2 डैश C। तो कितना आ गया, Q1 डैश C1 Q2 डैश C2, और दोनों का रेशियो लेंगे क्या आ जाएगा। तो इसका मतलब बाद में जो आवेश एक दूसरे पे वितरित होता है वो कैसे वितरित होता है, वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक सेकेंड, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C2 बाई C1। हाँ, तो आवेश क्या होता है, जिसकी धारिता ज्यादा होती है उस पर आवेश कम जाता है, और जिसकी धारिता कम होती है उस पर आवेश क्या जाता है, ज्यादा। ठीक है, यही आ रहा है ना यहाँ से। हाँ, Q बराबर CV, Q बराबर CV, नहीं, एक सेकेंड, लास्ट वाले में कुछ गलती सी कर दी मैंने शायद, ये फार्मूला लिखने में गलती कर दी है, एक मिनट, वही मैं कह रहा हूँ, उल्टा कैसे हो गया। देखिए क्या फार्मूला होता है, Q बराबर कितना होता है CV, V बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, Q बाई C, है ना। तो हमें यहाँ V बराबर निकालना है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई C, तो कितना हो जाएगा, Q1 डैश अपॉन में C, V बराबर कितना हो जाएगा, Q2 डैश बाई C। ठीक है, Q1 डैश बाई C और Q2 डैश बाई C। अब यहाँ से दोनों बराबर करेंगे, दोनों बराबर करेंगे, Q1 डैश अपॉन में C1 C1 और Q2 डैश अपॉन में कितना आ जाएगा, C2। अब देखिए Q2 डैश को यहाँ ले, C1 को ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश बराबर कितना हो जाएगा, C1 बाई C। फार्मूले गलत की वजह से आ गया था गलती से। तो इसका मतलब जिसकी धारिता ज्यादा होगी उस पर आवेश क्या जाएगा, ज्यादा, और जिसकी धारिता कम होगी उस पर आवेश क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन ये दिखाता है कि दोनों गोलों में जिसकी धारिता ज्यादा होगी उस पर आवेश ज्यादा बाद में हो जाएगा, और जिसकी धारिता कम होगी उस पर आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों में इस तरह से आवेश वितरण होगा कि ज्यादा वाले पे ज्यादा आवेश आ जाएगा, ज्यादा धारिता वाले पे, और कम धारिता वाले पे कम आवेश रहेगा। ठीक है, एक बार नोट करिए। हो गया, एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ ना, तो आवेश वितरण वितरण ऊर्जा की हानि, चार्जेस, ठीक है, शांत प्लेट संधारित हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई, ओके, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब हमारा कि जब इनका क्या होता है, जब स्थानांतरण होता है, जब आवेश का स्थानांतरण होता है, तो उस केस में होता है क्या, तो आवेशों का जब स्थानांतरण होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का कुछ हानि होती है ना, ऊर्जा की कुछ हानि होती है। तो आवेश के स्थानांतरण में क्या होता है, ऊर्जा की कुछ हानि होती है। अब हानि में क्या होगा, हानि जब भी होती है तो पहले ज़्यादा होता है, बाद में पहले ज़्यादा होता है। जैसे आपके पास ज़्यादा पैसे 100 रुपये हैं, आपका दिन में 10 रुपये का नुकसान हो गया, तो शाम को आपके पास कितने रुपये बचेंगे, 90 रुपये।
तो इसका मतलब हानि जब होती है तो पहले वाली चीज़ ज़्यादा होती है, बाद में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब हमें हानि निकालना होता है तो क्या करते हैं, इनिशियल वाले में से फाइनल वाला क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, हानि निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हानि कैलकुलेट करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, और एक दो चीज़ों के बारे में और पढ़ेंगे। तो 1 से 2 क्लास और लगेगी मुश्किल से। ये वाला चैप्टर हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, फिर हम चलेंगे चैप्टर 3 पे। ठीक है, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा चैप्टर 3। वैसे तो चैप्टर 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी चीज़ें अच्छे से करिए, इनके क्वेश्चंस करिए, आप उसके डाउट लीजिए। चैप्टर 3 जो है इनका मिक्सचर है ना, चैप्टर 1 और 2 के कॉन्सेप्ट और चीज़ों का मिक्सचर है। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 जब हम करेंगे तो इनको आप तब तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, वन बाय वन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करिए। हर एक डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, हर चीज़ें रिवाइज करिए। ठीक है, क्वेश्चन पीडीएफ में अटैच करने वाला हूँ जल्दी आपके लिए, है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए।